हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें, हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके अंदर हम आ चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, और इस बार हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। जरा ध्यान रखें, सेल्फ इंडक्शन में ना सिर्फ एक ही कॉइल होता है और उसी में से करंट पास कर रहा होता है, और वो जो कॉइल होता है वो उस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट या रेट ऑफ डिके ऑफ करंट को अपोज करता है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे एक नहीं दो कॉइल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये दो कॉइल्स में कैसे पूरा कारनामा होगा, कैसे फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज मैं पहले से बता चुका हूं कि अगर इस चैप्टर को पढ़ना है ना तो आपका जो बैक प्रोसेस ऑफ थॉट है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये जो चेन ऑफ थॉट्स होते हैं ना, ये आपके एकदम सटीक होने चाहिए, एकदम क्रिस्टल डायमंड क्लियर होने चाहिए। आया समझ में? अगर इस चैप्टर में आपने इस बात पर महारत हासिल कर ली ना तो आप समझ जाइए कि इस चैप्टर में आपको कोई भी नहीं घुमा सकता। आगे मेरी बात समझ में? तो फैराडे लॉ के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि जाकर के एक बार वो वाले वीडियोस भी खत्म कर लेना, बिकॉज कोई फायदा नहीं है छोड़ने का। आगे आने वाले लेक्चर्स में उनके ही कंक्लूजन्स यूज होने वाले हैं, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखोगे तो आगे वाले वीडियोस ना उतने सही से तुम्हें हिट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उस वीडियो को खत्म करके आ जाओगे फैराडे लॉ वाले वीडियो को, तो उसके बाद यहां पे हर एक चीज जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर तरह से आपके दिमाग में सिंक हो जाएगी। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं, लेकर के आते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। किस पर लेकर के आते हैं सर? बेसिक आइडिया के ऊपर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की बात करनी है। ठीक है, इंडक्शन मतलब बेसिकली क्या है कि करंट को इंड्यूस किया जा रहा है, करंट को यहाँ पर इंड्यूस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सर्किट में अपन ने बैटरी अप्लाई कर दी और उस ही करंट की बात करेंगे, ना ना ना, वो तो प्रोड्यूस करंट है, दैट इज बेसिकली अ प्रोड्यूस करंट। और इस दफा हम जिस बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो प्रोड्यूस करंट के बारे में बात नहीं है, वो बात है इस दफा इंड्यूस्ड करंट के बारे में। किस बारे में है? इंड्यूस्ड करंट के बारे में। ठीक है, अब जरा फोकस करते हुए चलना, आ जाओ। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट को इंड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अगर इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द कॉइल, अगर वो चेंज होगा, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल चेंजेस, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देन एक ईएमएफ इंड्यूस होता है सर्किट के अंदर। ठीक है, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, then an EMF is induced in the circuit। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेसिकली फैराडे का फर्स्ट लॉ स्वयं ये बताता है कि अगर किसी भी कॉइल में आपको करंट इंड्यूस करना है, ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मेक श्योर कर लीजिए कि उस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट ना हो। सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर करंट इंड्यूस कर रहा होता तो बस एक कॉइल लो, एक मैग्नेट लो, दोनों को पास मिला करके रख दो, हो गया करंट इंड्यूस। बट क्या ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब मैग्नेट को मूव करवाया गया तब ये देखा गया कि अरे यार मैग्नेट को मूव करवाने से ना बेसिकली कॉइल के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, सर्किट में लगा दो गैल्वेनोमीटर, वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा, मतलब करंट इंड्यूस हो गया। तो कई दफा, कई साल तक तो लोग सोचते रहे कि अच्छा इसका मतलब मेरे ख्याल से ऐसा है कि मैग्नेट के मोशन से करंट इंड्यूस होता है, लेकिन नहीं। ठीक है, उसमें और भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे हेनरी और फैराडे ने, तो जहां पे अल्टीमेटली तीन, बेसिकली मेजरली तीन तरह के एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, तो उन तीनों एक्सपेरिमेंट्स का एक सिंगल कंक्लूजन जो आया था वो ये आया था
कि अगर आपको किसी भी कॉइल में करंट को इंड्यूस करवाना है तो आप बस एक काम कर लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही हो। क्या चेंज हो रही हो? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही हो। अब यही खूबसूरत चीज कैसे होती है सर, अगर मैं किसी मैग्नेट को ना कॉइल के पास लेकर के आता हूं, ठीक है, इमेजिन करते हुए चलना, एक कॉइल इमेजिन करो, एक मैग्नेट इमेजिन करो, और ये इमेजिन करो कि कॉइल रुकी हुई है, और ये इमेजिन करो कि मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो जैसे मैग्नेट कॉइल के पास जा रहा होगा तो जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि इस कॉइल से पास करेगी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसी बार मैग्नेट को ना कॉइल से दूर लेकर के जाऊंगा तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो गया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो एक बात वहीं से डैम श्योर क्लियर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये सारा फंडा आप लोग के दिमाग में क्लियर था सर, सुप्रीम तरह से क्लियर था, ठीक है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को जहां पे आप चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से करंट को इंड्यूस कर लेते हो, इस पूरे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को नाम दिया गया है EMI, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे थे तो भी मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर में, हम किस चीज के पीछे पड़े थे कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप करंट को इंड्यूस करवा लो। तो भाई बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, हेनरी और फैराडे को जाता है पूरा का पूरा क्रेडिट, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और वहां से इस बात को कंक्लूड किया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट को इंड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। चले ओके, डन 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 सर। चलें अब आते हैं सर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। कहाँ पे आते हैं सर? म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ आते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन में मैंने क्या कहा था कि भाई सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल थी, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल है। और अभी तुम्हारे दिमाग में एक चीज डैम श्योर सेट हो जानी चाहिए कि सबसे पहले सर ने क्या बोला था, करंट अगर इंड्यूस करवाना है तो मेक श्योर करो फ्लक्स में चेंज हो, ठीक है। अब सर फ्लक्स में चेंज कैसे होता है? तो जैसे मान ले अगर किसी सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा है, मान ले किसी सर्किट में अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट के इंक्रीज होने से क्या होगा सर, करंट अगर इंक्रीज होगा तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन लिंक्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ करंट इंक्रीजेस देन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो मतलब बी, वेक्टर बी, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस। यस सर, ये वाली बात सही है। अब एक बात समझते हुए चलना, अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी तो चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई, सबस्क्रिप्ट बी लगा देंगे, तो दिस ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो फिर ऑब्वियसली सर यहाँ पे क्या है, फ्लक्स में आ गया चेंज। अच्छा सेम सिनेरियो ना डिक्रीज के लिए भी तो पॉसिबल है। अगर मान ले मैं बोलता हूँ कि अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि करंट जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, तो सर उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है सर वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। बोले हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो अभी हम लोग जिस हिसाब से एकदम हाथ धो के पड़े हैं पीछे कि फ्लक्स को चेंज करवा, तो ये प्रोसेस है। मतलब करंट को तुम अगर चेंज करवा लोगे ना तो मजा आ जाएगा। करंट चेंज होगा तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, और ये चेंज होगी तो अपने आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार सेल्फ इंडक्शन से रूबरू करवा दूं। मैं आप लोग को एक बार ना सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन बेसिकली प्रोसेस है, तो इससे मैं एक बार आपको रूबरू करवा दूं। एक ही कॉइल होगा इसके अंदर। क्या होगा सर? इसके अंदर एक ही कॉइल होगा। चलें शुरुआत दें इसको। यस सर, शुरुआत देते हैं। तो यहाँ पे सर अपने पास में एक ही कॉइल है, और क्या हुआ कि इस कॉइल में से आपने क्या है, करंट, अभी आपने जस्ट नया नवेला स्विच को ऑन किया है। सुनते हो चलना अच्छे से बेटा, इंपॉर्टेंट है। आपने नया नवेला भी स्विच को ऑन किया है, तो जब आप स्विच को नया नवेला ऑन करोगे ना तो जो करंट इसके थ्रू पास हो रहा है वो दरअसल इंक्रीजिंग करंट है। बोलो हाँ कि ना? अभी जो नया नवेला आपने स्विच को ऑन किया है तो अभी करंट जो है ना वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो मतलब इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है। तो अब ये जो कॉइल है ना, और तो कोई आएगा नहीं इसकी हेल्प करने के लिए,
तो जब इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो ये कॉइल ट्राई करेगा कि भाई कैसे भी करके इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज किया जाए, जिसके बारे में बहुत ही शिद्दत से मैं बात कर चुका हूं लेंज लॉ के अंदर, और वहां मैंने वन लाइनर मारा था, बहुत बार मारा उस लेक्चर के अंदर। क्या था सर वो वन लाइनर? ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर उनको मैं बता दूं कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो यहां पर ऐसा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो यहां पर ऐसा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो करंट को डिक्रीज भी नहीं होने दे रहा होगा। आया समझ में? इसलिए मैंने कहा था कि ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप जाकर के लेंज लॉ का जो वीडियो था ना वो एक बार जरा एकदम शिद्दत से देख लें। ठीक है, चलिए सर, ये अपने पास है सेल्फ इंडक्शन। तो ये सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होता है। अब म्यूचुअल में क्या होता है सर? म्यूचुअल में होते हैं दो कॉइल्स। ठीक है, अब तुमको मैं पूरा समझाना शुरू करता हूं। देखो, एक कॉइल है और ये दूसरा वाला कॉइल है। मान लेते हैं इसमें कोई करंट नहीं है लेकिन इसमें अपन ने करंट दे दिया। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें इसको N1 का है इसको N2 का है, मतलब ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड नंबर कॉइल है। ठीक है, अब जब पहले वाले कॉइल में मैंने करंट को यहां से पास करवाना शुरू करा तो मान ले करंट यहां से बढ़ रहा है। अब जब करंट यहां से बढ़ रहा होगा तो जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ रही होगी, और जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा तो वो भी बढ़ रहा होगा। अब जरा गौर करना, जो ये दोनों कॉइल्स है ना वो दोनों कॉइल्स एकदम आसपास रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये बहुत ही पास पास रखे हुए कॉइल्स हैं तो क्या होगा? अगर पहले वाले में फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, फिर से बोल देता हूं, दो कॉइल्स बहुत ही पास पास रखे हैं तो क्या होता है कि अगर पहले वाले कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो वो जो फ्लक्स का चेंज है वो दूसरे वाले कॉइल के साथ भी एसोसिएटेड होगा। फिर से बोल दूं, अगर पहले वाले कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो फिर भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। अब ये वाला कॉइल और ये वाला कॉइल दोनों पास पास रखे हुए हैं, तो अगर पहले वाले कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो वही चेंज इन फ्लक्स दूसरे वाले कॉइल के साथ भी एसोसिएटेड होगा, बिकॉज आप समझ सकते हैं ये दो कॉइल जो है ना वो पास पास रखे हुए हैं। ये जो दो कॉइल हैं ये पास पास रखे हुए हैं, तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पहले वाले के साथ में एसोसिएटेड है वही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे वाले के साथ में भी एसोसिएटेड हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। अरे अगर एक घर में आग लग जाती है तो बाजू वाले घर को भी खतरा होता है ना उस समय, कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो वही मसला यहां पे हो रहा है। तो भाई अब तुम सोचना सिर्फ एक बार ये कॉइल नंबर 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कॉइल नंबर 2 में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लगातार चेंज हो रहा है, फिर से बोल देता हूं, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसके बाजू वाले में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो म्यूचुअल में वही तो होता है, म्यूचुअल में बाजू वाले की वजह से इसको फर्क पड़ने लगा। ठीक है, अब कॉइल 1 में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये जो कॉइल 2 है उसके साथ भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है इसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है। अब अगर तुम सिर्फ कॉइल 2 के बारे में सोचो तो तुम क्या बोलोगे कि अच्छा सर कॉइल 2 में तो ये बात समझ में आ रही है कि कॉइल 2 में जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज हो रहा है, और अगर कहीं भी किसी भी कॉइल के साथ लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो एक बात तो पक्का है कि यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर flux changes in this coil, इस वाले कॉइल में जो फ्लक्स की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा और इस फिनोमेना को कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इस फिनोमेना को कहा जाएगा सर म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इस फिनोमेना को कहा जाएगा सर म्यूचुअल इंडक्शन। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर सुप्रीम तरह से क्लियर है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा एक बार आप जरा डायग्राम जो है ना वो अच्छे से बना के चलें। ठीक है, बना लिया डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है सर, अब क्या लिखा हुआ है? अब जो मैंने पूरा आपको जो पूरी कहानी मैंने समझाई, ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मेन स्लाइड पे जो चीजें लिखी हुई है ना उसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिलवाता हूं। ठीक है, हो गया है 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। चलें निपटाया जाए इसको। अब आ जाओ बेटा जरा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या चीजें बोल करके रखी हुई हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। ठीक है, पहली बात तो समझ जाओ कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है ना वो किसी एक कॉइल की प्रॉपर्टी नहीं है सर, वो है दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच
each coil opposes any change in the strength of current flowing through the other। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि सेल्फ इंडक्शन में क्या हुआ था, सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होता है, उसी में करंट आ रहा होता है, उसी में फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तो वही वाला कॉइल जो है ना वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। फ्लक्स में आने वाले चेंज को कैसे अपोज किया जाएगा सर, यहाँ पे पूरा चेन ऑफ थॉट बताया था। ठीक है, फ्लक्स में आने वाले चेंज को कैसे अपोज किया जाएगा सर, पहले आप मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन को चेंज कर दो मतलब उसमें आने वाले चेंज को अपोज करो। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में आने वाले चेंज को अपोज करना है तो उसके लिए करंट में आने वाले चेंज को अपोज करो। ये चेन ऑफ थॉट समझ में आ गया। तो जब कोई बोलता है कि भाई फ्लक्स में चेंज मत आने दो यार, तो तुम क्या बोलना, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मत आने दो। अब कोई बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे नहीं आने दे, तो भाई तुम करंट में चेंज मत आने दो। आया समझ, ये चेन ऑफ थॉट समझ में आ गया। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या है कि अपोज करता है एनी चेंज इन द फ्लक्स, मतलब एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, ध्यान रखना, बाय वर्च्यू ऑफ विच each opposes any change in the strength of current flowing through the other। ये कैसे अपोज करता है, by developing an induced EMF। ठीक है, और उसी इंड्यूस ईएमएफ से फिर इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में पूरा क्लियर है, ऐसा पूरा क्लियर है। टू अंडरस्टैंड इट लेट अस टेक टू कॉइल्स P एंड S हेल्ड क्लोज बाय। ठीक है, दो कॉइल्स ले लेंगे P और S। ठीक है, देखो भैया इसको अपन एक काम करेंगे, प्राइमरी बोल देंगे, इस वाले कॉइल को अपन प्राइमरी, तो अपन इसको P बोल देते हैं, इसको अपन S बोल देते हैं। ठीक है, P बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, जिसमें आप करंट को पास करवाओगे, और S बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी, जिसमें से फ्लक्स का चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए लेट अस टेक टू कॉइल्स, हम दो कॉइल्स ले लेते हैं P और S, हेल्ड क्लोज बाय, इन दोनों कॉइल्स को बहुत ही पास पास रखना। ठीक है, तो P इज कनेक्टेड टू अ सेल, प्राइमरी वाले को अपन ने एक सेल में जोड़ के रख दिया है थ्रू अ की। ठीक है, और उसके बाद इट इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, तो ये जो सेकेंडरी वाला कॉइल है ना, जो सेकेंडरी वाला कॉइल है उसको अपन ने कनेक्ट कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर से। सर क्यों करा, देखो तो मुझे बताओ प्राइमरी वाले में सेल क्यों लगाया, बिकॉज सर करंट तो एक कॉइल में होगा ना, तो बिल्कुल सही है, करंट अगर एक कॉइल में होगा तो उसको लगाने के लिए अपन ने सेल लगा दिया। अब यार दूसरे वाले कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसे मालूम करोगे, वायर को छू करके? नहीं सर, अगर सेकेंडरी वाले कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसको पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया मतलब सेकेंडरी वाले कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया था, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया इसका मतलब सेकेंडरी वाले में करंट इंड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, समझ गए? यस सर समझ गए। ओके, अब होता क्या है, समझो कहानी। ऑन प्रेसिंग और रिलीजिंग के, ठीक है, मान ले एक नया नवेला सर्किट बना है, उसमें अभी करंट नहीं है, तो करंट को वहां पे प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्विच को दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने स्विच को दबा दिया तो क्या होगा, करंट लगातार बढ़ेगा। अब जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा, देखो करंट अपनी मैक्स वैल्यू तक पहुंच जाएगा, लेकिन करंट को मैक्सिमाइज होने में कुछ समय तो लगेगा ना। तो जब तक करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर लेता है, ये पूरा कारनामा मिली सेकेंड्स में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस मिली सेकेंड भर के लिए भी करंट लगातार इंक्रीज कर रहा होगा। आपने स्विच को ऑन करा, उस समय कितना करंट है सर, जीरो करंट है। ठीक है, करंट की मैक्स वैल्यू कितनी है, मान ले करंट की मैक्स वैल्यू है 5 एम्पियर, तो करंट को 0 से 5 एम्पियर तक उठने में कुछ सेकंड्स का समय तो लगेगा। अब उन सेकंड्स में क्या हो रहा है सर, उन सेकंड्स में करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है। जब करंट लगातार इंक्रीज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें कहा गया कि रिलीज भी कर सकते हो। ठीक है, रिलीज क्यों, जैसे मान ले कोई सर्किट चालू है पहले से ही, मतलब करंट उसके अंदर पहले से ही है। ठीक है, तो अगर मैं उसका स्विच ऑफ कर देता हूं, की को मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा ना तो करंट अब मैक्सिमाइज से 0 हो जाएगा, करंट अब मैक्सिमाइज से 0 हो जाएगा, बट उसे कुछ सेकंड्स का समय लग जाएगा। करंट को मैक्सिमम से 0 आने में कुछ सेकंड्स का समय तो लग जाएगा, और उस समय अंतराल में क्या हो रहा होगा कि करंट की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही होगी। अगेन करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब करंट में आ रहा है चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही होगी, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा। करंट आया है, किस डायरेक्शन में आया है, इसको चेक करने के लिए आप वहां पे गैल्वेनोमीटर को प्लेस कर दीजिएगा। इतनी आरामदायक बात है। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो ऑन प्रेसिंग और रिलीजिंग के मतलब की था वो, गैल्वेनोमीटर शोज अ सडन टेम्पररी डिफ्लेक्शन, मैंने कहा था
सडन डिफ्लेक्शन होगा और वो टेम्पररी होगा। क्यों होगा सर टेम्पररी? देखो मेरी बात सुनते हुए चलना, अति महत्वपूर्ण कैटेगरी की चीज है, ठीक है। बस तुम एक बार इत्मीनान से ना मैं जो बोल रहा हूं बस वो सुनते हुए चलो और इमेजिन करते हुए चलो। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो करंट इंक्रीज हो रहा है, मैक्स वैल्यू तक पहुंचेगा, लेकिन उसको 2 सेकंड का समय लग रहा है मान ले, ठीक है। तो उन 2 सेकंड्स में करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एक इंड्यूस करंट आ जाएगा सेकेंडरी वाले कॉइल के अंदर, तो डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन जैसे करंट मैक्सिमाइज हो गया तो अब तो करंट चेंज होगा नहीं, जैसे करंट मैक्सिमाइज हो गया तो अब तो करंट चेंज होगा नहीं। अब अगर करंट चेंज नहीं होगा तो सर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है। अब भाई यहीं तो कूद जाता है फैराडेज लॉ कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि इंड्यूस करंट होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार करंट मैक्सिमाइज हो गया ना, फिर सेकेंडरी वाले में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, वो डिफ्लेक्शन बस पल भर के लिए आया था जब स्विच को ऑन किया था, और ऐसा ही डिफ्लेक्शन पल भर के लिए आएगा जब स्विच को ऑफ किया जाएगा। इसका मतलब क्या? बहुत ही झटकेदार डिफ्लेक्शन है, सडन डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और यहां पर भी जो डिफ्लेक्शन था ना वो टेम्पररी था। पक्की बात है, ऐसा पक्की बात है। तो दिस इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो 2 कॉइल्स आ गए तो आ गया यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर आपको अपन कहानी में आगे लेकर के चलते हैं। चले भाई, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। वो होता क्या है, ये जो 2 पहले की लाइन्स है ना, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं इन द केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। कैसे आती हैं ये 2 लाइन्स? तो ये लाइन्स ऐसे आती हैं सर, देखो भाई मैंने कहा था करंट ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा, तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्लक्स ज्यादा होगा तो फ्लक्स बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है सर? करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इतनी आरामदायक बात है। तो इसलिए यहां से क्या आएगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट पासेस थ्रू द सोलेनॉइड बेसिकली, ठीक है, या कंडक्टर। अभी तो अब उसके बाद क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जैसे हटेगा इक्वल टू आएगा तो यहाँ पे आएगा सर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उसको अपन कहते हैं एम, ठीक है। अगर आप बात करोगे सेल्फ इंडक्शन की तो वहां पे आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एल आ जाता है, जैसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस कह लो, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होती है सर? हेनरी होती है। अब वैसा ही उसी प्रकार यहां पे जब आप 2 कॉइल्स की बात करोगे ना तो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा m, और m को अपन कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे phi इज इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा सर? phi इज इक्वल टू mi के बराबर। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द नेबरिंग कॉइल। यहां पे 2 कॉइल्स की बात हो चुकी है और क्या कहा गया है जरा गौर करते हुए चलना। देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो चुका है? m इंटू आई हो चुका है। तो अगर यूनिट करंट फ्लो करता है, ठीक है, अगर एक कॉइल में से यूनिट करंट फ्लो करता है, इफ यूनिट करंट फ्लोज दैट इज, इसका मतलब क्या है कि सर करंट की वैल्यू क्या हो गई सर? 1 एम्पियर हो चुकी है। तो अगर यूनिट करंट फ्लो करेगा तो देयरफॉर आप इसको कह सकते हैं कि फिर तो सर फाई जो है वो हो जाएगा m के बराबर। फाई किसके बराबर हो जाएगा सर? m के बराबर। तो मैंने क्या कहा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, और कब होगा इसके बराबर? जब यूनिट करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिख के रखा हुआ था। अब सर ये वाला कारनामा जो है ये कैसे हो गया, तो मैं आप लोगों को पूरा बताता हूं, जरा गौर करते हुए चलना। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम लोग देख चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसमें कहा गया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे के लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ होता क्या है सर? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल, इंड्यूस्ड ईएमएफ is proportional to the rate of change of magnetic flux. Induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux. Induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux के होता है proportional, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। This is proportional to the rate of change of magnetic flux हो जाएगा, ठीक है। अब जरा फोकस करते हुए चलेंगे बहुत ही शानदार जानदार तरह से। तो induced EMF E से करेंगे अपन इसको रिप्रेजेंट। ये बेसिकली फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटाया अपन ने,
ये आता है सर माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है सर। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा होता है सर, माइनस यहाँ पे ये शो कर रहा होता है कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो स्वयं फ्लक्स में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करती है। इस बात को हम लोग देख चुके हैं खुद लेंज लॉ के अंदर भी, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। यस सर, ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है। नाउ एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, नाउ एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है ना सर, फ्लक्स होता है एम आई के बराबर। जैसा कि हमें पता है कि फ्लक्स होता है सर एम इंटू आई के बराबर। तो देयरफॉर अब जो अपने पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, फ्लक्स होता है एम आई के बराबर। तो अब जो हमारे पास में सर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या बचेगा, वो बचेगा सर ई इज इक्वल्स टू माइनस डिफरेंशिएशन, और फ्लक्स की जगह पे आप लिख दीजिएगा एम इंटू आई, ठीक है। फ्लक्स की जगह पे एम इंटू आई आप लिख दो। अब आप जानते हो कि माइनस एम को अपन ने रख लिया बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा सर डी आई ओवर डी टी, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास में अल्टीमेट फॉर्मूला। बोले कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया है, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो ई इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एम टाइम्स डी आई बाई डी टी। इतना पूरा फंडा क्लियर है सर? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई इज इक्वल्स टू माइनस एम टाइम्स डी आई बाई डी टी। अब जैसे मान लिया गया यूनिट चेंज इन करंट है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है अगर वो 1 के बराबर हो जाएगी तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस एम के बराबर हो जाएगा, या फिर एम क्या हो जाएगा, माइनस ई के बराबर हो जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं करा है, नॉर्मल सी इक्वेशन थी, उसमें कभी इसको रख दिया 1, कभी उसको रख दिया 1, तो वहां से डेफिनेशन जो है ना वो निकलते रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ये बेसिक लॉजिक समझ में आ गया, और ये लॉजिक दरअसल डेवलप कैसे हुआ था, वो ऐसे डेवलप हुआ था, ठीक है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे यार, मैं चाहूंगा सबसे पहले जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे ये वाली पूरी बात समझ में, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, क्लियर हो चुका है। उसके बाद ना मैं मेन स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहली बात जिस पर डिपेंड करती है वो होता है रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ कॉइल्स, ठीक है। कॉइल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे प्लेस्ड हैं, तो रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ कॉइल्स, ये हो गई पहली चीज, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स। दूसरी चीज क्या होती है सर, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स। और तीसरी चीज क्या होती है सर, कि कॉइल्स के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो उसको अपन लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा हमारे दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। मैं चाहूंगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाला। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। चलो अब उसके बाद एक और चीज देख लो बेटा, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या कहा जाता है इसको? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये बेसिकली इस बात को मेजर करता है कि भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना ज्यादा अच्छे से शेयरिंग हो पा रही है, ठीक है। मान लो अगर दो कॉइल्स ऐसे रखे हुए हैं कि पहले वाले में करंट मैंने पास करवाया, पहले वाले में करंट आया और पहले वाले में फ्लक्स भी अच्छा खासा चेंज हो रहा है, लेकिन उसका फायदा दूसरे वाले तक नहीं पहुंच पा रहा है। समहाउ उसकी प्लेसमेंट ऐसी थी, समहाउ दोनों कॉइल्स की प्लेसमेंट ऐसी थी कि वो अच्छे से मैग्नेटिक फ्लक्स को ना शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर सिर्फ पहले वाले में फ्लक्स का चेंज हो रहा होगा, दूसरे वाले में कम अमाउंट ऑफ फ्लक्स का चेंज हो रहा होगा, तो ज्यादा अच्छा करंट वहां पे इंड्यूस होगा नहीं, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि जो दो कॉइल्स है ना वो अच्छे से कपल्ड रहें, ठीक है। जो दो कॉइल्स हैं वो अच्छे से कपल्ड रहें। अगर दो कॉइल्स अच्छे से कपल्ड हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में फ्लक्स की शेयरिंग काफी अच्छी हो रही है, ठीक है। और हम इस बात से बाकायदा वाकिफ हैं कि फ्लक्स में जितना ज्यादा अच्छा शेयरिंग होगा उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ पे आते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहा गया है। क्या कहा गया सर? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब इस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जरा इस फॉर्मूले पे आप जरा फोकस करें।
कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो फॉर्मूला होता है सर वो ये होता है K इज इक्वल्स टू M। M का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा सर पहले वाले का इंडक्टेंस, और ये आ जाएगा सर दूसरे वाले का इंडक्टेंस। यस सर, ये वाला फंडा भी आप लोग को समझ में आ गया। तो K इज इक्वल्स टू M अपॉन रूट ऑफ L1 L2 हो जाएगा। ठीक है, अब ना एक बात पर जरा फोकस करते हुए चलना बहुत ही शानदार तरह से। देखो एक सिनेरियो में तुमको दिखा रहा हूँ, एक सिनेरियो ऐसा है, एक कॉइल ये, ठीक है, और दूसरी कॉइल जो है ना वो ऐसी है। भाई तुम मुझे बताओ क्या ज़बरदस्त यहाँ पे कपलिंग है, बोलो हाँ कि ना। मान ले अगर मैंने इस वाले में से करंट पास करवा दिया, ठीक है, वाइट वाले में से मैंने करंट पास करवा दिया, तो ये वाइट वाले में बहुत तगड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये वाइट वाले में से फ्लो होने वाला करंट बढ़ रहा होगा तो वाइट वाले में से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा होगा। अब यार ये वाइट वाले में से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो उसी फ्लक्स का चेंज जो है वो येलो वाले को भी तो मिलने वाला है, बिकॉज की कपलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कपलिंग है ना वो एक्सट्रीमली हाई है। इसको मैं लिख दूँ बेटा, जैसा लिख देते हैं इसको, तो कपलिंग इज एक्सट्रीमली हाई, यहाँ पे कपलिंग इज वेरी हाई। ज़्यादा अच्छी कपलिंग, ज़्यादा अच्छा शेयरिंग ऑफ फ्लक्स, और जितना ज़्यादा अच्छा शेयरिंग ऑफ फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी वाले कॉइल के अंदर। ठीक है, अच्छा एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है सर, उसमें क्या होगा कि एक कॉइल जो है ना वो यहाँ पे रखा होगा, एक सिनेरियो ऐसा है कि एक कॉइल जो है सर वो यहाँ पे रखा है, और एक कॉइल जो है सर इसके बाजू में रखा है, एक कॉइल जो है सर वो उसके बाजू में रखा है। ठीक है, तो अगर इस वाले में अपन ध्यान दें, जैसे मान लें आप इस वाले में से करंट पास कर रहे हैं आई के बराबर, ठीक है, तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं है भाई जितनी यहाँ पे थी। यहाँ तो क्या था कि दूसरा वाला पूरा पहले वाले के अंदर समा के बैठा हुआ है, तो कपलिंग यहाँ पर भी है लेकिन मॉडरेट है, इतनी तगड़ी कपलिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कपलिंग है तो सही लेकिन कपलिंग इज मॉडरेट, कपलिंग इज बेसिकली मॉडरेट ओवर हियर। यस सर, अब अपन करते हैं तीसरा वाला काम, जहां पे कपलिंग तुमको दिखाऊंगा लीस्ट कपलिंग है, लीस्ट कपलिंग। ठीक है, अब सर वो लीस्ट कपलिंग वाला सिनेरियो क्या होगा सर, जरा देखते हुए चलना। देखो एक कॉइल है, चलो अपने पास ऐसी वाली, ठीक है, एक कॉइल अपने पास ऐसी वाली, और यहां पर क्या है कि एक और कॉइल है दूसरी वाली ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, अगर इस वाले में अपन करंट पास करवाएंगे ना, ध्यान देना अच्छे से जरा, अगर अपन ने मान लिया इस वाले में करंट ऐसे पास करवा दिया, ठीक है, अपन ने यहाँ पे करंट ऐसे पास करवा दिया, तो क्या है कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो ही जाएगी सर, उसे कोई रोक नहीं पाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है यहाँ पर भी डेवलप हो जाएगी, लेकिन आप समझे ज़रा कि यहाँ पर ना कपलिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत चली गई, फील्ड लाइन चली गई, अदरवाइज ना के बराबर कपलिंग रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कपलिंग इज लीस्ट। इस वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस वाले सिनेरियो में सर कपलिंग इज लीस्ट। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया? मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। पक्का ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है? यस सर क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। ठीक है, चले ओके, 3 सिनेरियोज थे वो मैंने क्लियर कर दिए, और उसके बाद फिर जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई तो होगा ही होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m आ जाएगा, और यहाँ पे e इज इक्वल्स टू माइनस एम टाइम्स डी आई बाई डी टी आ जाएगा, और ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला हो चुका है। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे देखो m की यूनिट क्या होगी सर, हेनरी होगी, सेल्फ इंडक्टेंस की भी यूनिट क्या थी, हेनरी थी, तो m की भी यूनिट क्या होगी सर, हेनरी। तो इसको लिख लेना कि यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। और अब अपन निकाल लेते हैं भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं सर, अब निकाल लेते हैं इसका अपन डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो भाई रेडी हो गया? ठीक है, उसके बाद तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो भाई, तो अब जैसे कि अपन जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। क्या कहते हो भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलें शुरुआत दें पूरी कहानी को। यस सर शुरुआत देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी हमने निकाला था कि अपने पास क्या कहता है, माइनस को छोड़ दो, मॉडुलस ले रहा हूँ मैं, तो m टाइम्स डी आई ओवर डी टी, बोलो हाँ कि ना। यस सर, तो m मेरे पास क्या हो जाएगा, EMF
टाइम्स डी टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर, डी आई आ जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, ई इज इक्वल्स टू एम टाइम्स डी आई बाई डी टी, तो एम इज इक्वल्स टू ई टाइम्स डी टी अपॉन डी आई, ये आ गया अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, ई का मतलब बेसिकली क्या होता है सर, ईएमएफ है। ई का मतलब क्या, ईएमएफ मतलब क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है सर, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क बेसिकली क्या होता है सर, वर्क होता है ml2t-2, और चार्ज बेसिकली क्या होता है सर, चार्ज होता है अपने पास में सर at के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे जो ईएमएफ है या जो वोल्टेज है, इसका जो अपने पास में डायमेंशनल फॉर्मूला इवेंचुअली बन करके आएगा बाहर, वो आ जाएगा सर m, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, l का स्क्वायर m इंटू एल का स्क्वायर t-3 a-1। ठीक है, एम एल का स्क्वायर टी माइनस थ्री, लिख दूंगा फिर से इसको, एम एल स्क्वायर t-3 a-1। सर सटीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हुए चलते हैं, तो अब इसको अपन पुट कर देते हैं इनटू फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट द डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ, पुट द डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ। भाई हर एक चीज में सुप्रीम तरह से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, इत्मीनान से लेक्चर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज इस चैप्टर में चाहिए भाई, जितने तसल्ली से तुम हर टॉपिक को पढ़ोगे ना, उतने ही तसल्ली से तुम्हारे ये दिमाग में घुसेगा टॉपिक। ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक में क्या है ना कि चेन ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा है, मिस कर गए तो बस गया फिर तो वो हाथ से। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ इनटू अपन पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या मिलने वाला है इसके बाद जरा गौर करते हुए चलना। तो देयरफॉर वाइट से लिखूंगा इसको, देयरफॉर अपने पास क्या बचने वाला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, ई अपने पास क्या आ चुका है सर, ml2t-3 a-1, ml2t-3 a-1 आ चुका है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, फंडा पूरा क्लियर है। ml2t-3 a-1 ये अपने पास ईएमएफ हो गया। dt का मतलब क्या होता है सर, एम्पियर, dt का मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम मतलब t लगा दिया, और नीचे का लिखा है di का मतलब क्या होता है सर, एम्पियर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो अपने पास में बचेगा ना, वो क्या बचेगा, m L2t-2 और a-2। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं चाहूंगा फुर्ती में आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। चले आगे बढ़े। अब सेम आया था भाई साहब, सेल्फ इंडक्टेंस का भी सेम का सेम फॉर्मूला आया था। अब ले लो तुम इसका स्क्रीनशॉट, इसकी यूनिट क्या है हेनरी, फिर आपको कहानी में आगे लेकर के बढ़ते हैं। जल्दी करना प्लीज। चले भाई, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पे। क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द अदर कॉइल इज यूनिटी। अरे एक ही बात है, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आ चुका था अपने पास सर, ईएमएफ आ चुका था अपने पास में मॉड्यूलस वाइज अगर चलेंगे तो m टाइम्स डी बाई डी टी ना भाई। तो दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब m फॉर टू कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ। ठीक है, ये किसके बराबर होगा सर, ईएमएफ के बराबर होगा। कब होगा ईएमएफ के बराबर, जब दूसरे वाले में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना, वो हो जाए यूनिटी के बराबर। किसके बराबर हो जाए, यूनिटी के बराबर। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका मतलब डी बाई डी टी जो है वो हो जाए यूनिटी के बराबर, तो ऑब्वियसली फिर तो यहाँ पे जो m है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। मैंने वही कहा था, एक हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, उसी बेसिक फॉर्मूला में कभी ये यूनिटी कभी वो यूनिटी, वैसे करते हुए खेलते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी सर, हेनरी होती है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन अ करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। वही वाली बात है, यूनिटी यूनिटी यूनिटी। इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द अदर कॉइल। ठीक है, तो भैया अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पहले वाले कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर है, तो दूसरे वाले में अगर 1 वोल्ट का ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब जाकर के म्यूचुअल इंडक्टेंस को 1 हेनरी कहा जाता है। बेसिक फॉर्मूला पर ही सारी वैल्यूज 1 चिपका देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब डी बाई डी टी को 1 चिपका देना, इंड्यूस ईएमएफ उसको 1 चिपका देना, तभी जाकर के जो m है विच इज बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हो जाएगा 1 के बराबर। इतनी प्यारी बात थी भाई, इतनी सिंपल बात थी, क्या तुम्हें समझ में आ गई। इसके बाद करवाऊंगा डेरिवेशन, और आपको एकदम सुप्रीम फोकस चाहिए भाई डेरिवेशन के ऊपर। अगर थक गए हो तो भाई साहब जाओ मुंह पे पानी के छींटे मारो और उसके बाद फिर वापस आना, बिकॉज डेरिवेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, चले तब तक के लिए आप जरा एक काम करें, इतनी शानदार सी चीज का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डांसर। चल आगे बढ़ा जाए।
सर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, ठीक है। यहाँ पे दो सोलेनोइड्स हैं, एक के अंदर एक बैठा हुआ है, और यहाँ पे आपको बेसिकली क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स का। दे आर बेसिकली शेयरिंग द सेम एक्सिस, इसलिए कहा गया है इसको कोएक्सियल। भाई ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। ये स्प्रिंग होती है कि नहीं होती है, सर होती तो बिल्कुल है। तो ये इसी पर बेस्ड डायग्राम और इसी पर बेस्ड फंडा पूरा होने वाला है। अब जरा गौर करते हुए चलना कैसे अपन खेलेंगे इसके साथ में। तो नाउ जैसे अब मैं तुमको ना डायग्राम खुद ही बना करके दिखाता हूं, सब कुछ अच्छे से एक बार आप लोग फोकस करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं सर, इसको मान लेते हैं अपन कि ये अपने पास पहला वाला अपने पास मान लेते हैं सोलेनोइड है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने पास है पहला वाला सोलेनोइड, ठीक है। अब ये इसकी एक्सेस पास करेगी, ये पास करिए इसके एक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। और ये बनाते हैं अपन, चलो इसका दूसरा वाला सोलेनोइड, ठीक है। ये बनाते हैं अपन इसका क्या बोलते हैं, दूसरा वाला सोलेनोइड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बना दिया अपन ने इसका दूसरा वाला सोलेनोइड। अब अपन ऐसा मान लेते हैं दूसरा वाला बड़ा है ना सोलेनोइड, ठीक है, ऐसा अपन ने मान लिया। अब देख क्या होगा, जो पहला वाला होगा उसका रेडियस कितना होगा, r1 के बराबर। जो दूसरा वाला होगा उसका रेडियस कितना होगा सर, r2 के बराबर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें से जो करंट पास कर रहा है सर, मान लेते हैं पहले I2 वाला, मतलब दूसरे वाले में करंट पास कर रहा है, ठीक है। I2 ऐसे पास करेगा, फ्लो होता हुआ यहाँ से I2 निकल जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरी डेवलप होने वाली है। तो अगर ये बड़े वाले कॉइल में करंट है तो बड़े वाले कॉइल में आएगी सर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर बड़े वाले कॉइल में करंट है तो बड़े वाले कॉइल में आएगी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरह से। जरा गौर करते हुए चलेंगे आप, शानदार, ठीक है, जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो इस शानदार तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो डेवलप हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ना ये दूसरे वाले कॉइल के साथ भी एसोसिएटेड है। क्लियर है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला मतलब बड़ा वाला कॉइल, तो बड़ा वाला मतलब व्हाइट वाला कॉइल, और इसके अंदर समाया हुआ था पहला वाला कॉइल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये पहले वाले कॉइल मतलब येलो वाले कॉइल को तो पूरा घेर के रखी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब आपको निकालना है बेसिकली फ्लक्स। अब जरा फोकस करते हुए चलना, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब मैं फ्लक्स निकालने वाला हूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है सर, m/I के बराबर। बोलो हाँ कि ना, ये सब बात तो बिल्कुल सही है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/I। अब जरा गौर करना, यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया कि करंट जो है ना वो दूसरे वाले कॉइल में है, ठीक है। तो ये जो हम लोग पहला सेट ऑफ डेरिवेशन कर रहे हैं, इसमें हम करंट दे रहे हैं दूसरे वाले कॉइल में। अगली बार फिर से करूंगा इसको, तो उसमें करंट दूंगा पहले वाले कॉइल में, और ये दोनों ही पार्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने क्या करा कि पहले अपन ने माना कि भाई जो बड़ा वाला कॉइल है, डायग्राम में बिल्कुल सेम रखूंगा, दिमाग में डाल लो, और तुम भी दो कलर के पेन यूज कर लेना। देखो येलो वाला मतलब छोटा वाला कॉइल और व्हाइट वाला मतलब बड़ा वाला कॉइल। तो पहले केस में मैंने बड़े वाले कॉइल में करंट दिया है, अगले वाले केस में छोटे वाले कॉइल में करंट दे दूंगा, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा सर, phi = mi। अब जरा ध्यान देना क्या बोल रहा हूं सर, करंट किस में है, दूसरे वाले में, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अगर होता है सेल्फ इंडक्शन तो भैया जिसमें करंट है उसी का फ्लक्स का चेंज निकालना पड़ता है, सही बात है। अगर होता मान ले सेल्फ इंडक्शन तो जिसमें करंट है उसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में आपको खेलना पड़ता है। लेकिन यहां पर जो मैटर है ना, दिस इज नॉट अबाउट सेल्फ इंडक्शन, दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो आपको निकालना है कि भैया दूसरे वाले में कितना फ्लक्स वगैरह लिंक हो रहा है, ठीक है। तो अगर करंट अगर मान ले बड़े वाले कॉइल में, करंट अगर सेकेंड वाले कॉइल में है तो फ्लक्स अपन लेंगे उसके अलावा जो है ना फर्स्ट वाला कॉइल उसके साथ एसोसिएटेड। आया समझ, बिकॉज है ये म्यूचुअल इंडक्शन। करंट अगर दूसरे वाले में तो फ्लक्स पहले वाले के साथ में क्या लिंक हुआ है, करंट अगर पहले वाले में होता तो फ्लक्स दूसरे वाले के साथ में क्या लिंक हुआ, ये निकालना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसका है सर, है तो पहले का, किसके रिस्पेक्ट में सर, दूसरे वाले कॉइल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो M12 का मतलब क्या हो जाएगा सर, M12 का मतलब हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। M12 का मतलब हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस of coil 1 with respect to कॉइल बोल लो या सोलेनोइड बोल लो, विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 या फिर सोलेनोइड 2। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो phi = आ चुका है अपने पास में क्या सर, m/I के बराबर। तो m कौन सा लेंगे अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो पहले वाले का है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले का, करंट दूसरे वाले का था इसलिए फ्लक्स हो गया पहले वाले का। भाई इतनी खूबसूरत सी चीज क्या तुम्हें समझ में आ गई, यस सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब अपन एक काम करते हैं, इसको मानते हैं एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको मानते हैं अपन एज द फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है सर, ठीक है सर, कौन सा फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर N × B × A।
अरे अगर एक कॉइल होता तो बी है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर एक टर्न होता तो n बी इंटू ए, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फिर n टाइम्स बी इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो करंट किस में था सर, करंट तो अपने पास था सर दूसरे वाले में। ठीक है, करंट अगर दूसरे वाले में था तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसका होगा सर, दूसरे वाले का होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरे वाले का होगा, लेकिन फ्लक्स किसके साथ में लिंक्ड होगा सर, ये है तो म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर दूसरे वाले का करंट है, दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वो लिंक होगा किसके साथ, पहले वाले के साथ। ठीक है, मतलब अलग जो होगा उससे होगा लिंक। ये वाली बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके लोगे सर, जिसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो उसी के लिए जाते हैं ना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा फ्लक्स का लिंकेज होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो फिर कम फ्लक्स का लिंकेज होगा। ये वाली बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब एरिया कौन सा लोगे जरा गौर करते हुए चलना। ठीक है भाई, फ्लक्स तो निकलना है पहले वाले में से, और पहला वाला मतलब क्या होता है, येलो वाला। फ्लक्स कहाँ पे निकलना है सर, पहले वाले में से, और पहला वाला क्या होता है सर, येलो वाला होता है पहला वाला। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई येलो वाले में से तो बकायदा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। आप देख पा रहे हैं येलो वाले में से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बकायदा पास कर रही है सर। ये देखिए, ये वाली पास कर रही है, ये देखिए ये वाली पास कर रही है, ये देखिए ये वाली भी लिंक्ड है, ऊपर वाली तो निकल गई अलग से। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अपन एरिया कौन सा लेंगे सर, एरिया तो अपन लेंगे सर किसका, फिर पहले वाले का ही, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है पूरा। तो सर पूरा लिंकेज तो पहले वाले के साथ बकायदा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान देना 5-1। ठीक है भाई, N1 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसकी जो लेंथ है, क्या इसकी लेंथ को अपन L मान के चल सकते हैं सर, बिल्कुल मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। L का मतलब क्या है, L इज द टोटल लेंथ, L इज द टोटल लेंथ। चलें आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान देना, N1 का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पहला वाला कॉइल। तो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ये वाली बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल आ गई। B का मतलब क्या होता है, मुन्नी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो म्यू नॉट, और ये सेकंड वाले का है तो सेकंड वाले के नंबर ऑफ टर्न्स, और करंट भी किसका, सेकंड वाले का, और अपने पास जो एरिया है ना वो अपन ले लेंगे पाई इंटू R1 का स्क्वायर। ये वाला फंडा समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब एक काम करें, इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन, और बनता तो ये है कि सर इसको इक्वेट कर दिया जाए, बनता तो ये है सर कि इसको इक्वेट कर दिया जाए पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें इक्वेट करना आगे शुरू करेंगे ना तो हमें क्या मिलता है, जरा गौर करना। पहली इक्वेशन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले वाले का दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, करंट लेंगे अपन दूसरे वाले का, राइट में अपने पास क्या बचेगा भाई, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर, और करंट कौन सा सर, I2 वाला करंट था। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो बेटा, जैसे कि यहां से सर I2 जो है और यहाँ पे जो I2 है वो तो जाएगा निपट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पास जो बचेगा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले वाले का दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, वो कितना बचेगा सर, म्यू नॉट, फिर बचेगा सर N1 N2 L पाई टाइम्स R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा सर म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है पहले वाले का, किसके रिस्पेक्ट में सर, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बन जाएगी आपके पास में सर स्टार इक्वेशन 1। ठीक है, ये बन जाएगी सर स्टार इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जो हम करेंगे, अरे बस आधा ही काम हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से देखो मार्क्स गेन करने में तो ये बहुत सहायता करेगा। कैसे करेगा भाई, जब इतने तुम डायग्राम बनाओगे ना इतने अच्छे अच्छे, और इतने 3-4 तो स्टेप्स हैं, बस गलती मत करना इसके अंदर। ठीक है, तब देखना भाई तुम्हें क्या एकदम बरसते हुए मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा होता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब अगली दफा क्या करने वाले अपन, इसमें क्या करने वाले आगे, इस दफा करंट था I2 के अंदर, अब हम करंट पास करवाएंगे I1 में से। ठीक है, जब I1 में से करंट पास करवाएंगे तो कैसे निकलेगा म्यूचुअल इंडक्शन, उस पर जरा फोकस करने वाले। तब तक के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस खूबसूरत सी स्लाइड का, फिर आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है। ठीक है, चलो, तो म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन लेकर के आते हैं कि करंट है, अच्छा इसमें अपन लिख देते हैं भाई कि यहां पे करंट था सेकंड वाले कॉइल में, करंट इज इन कॉइल 2। अब करेंगे जिसमें करंट होगा, करंट इज इन कॉइल 1। तो नाउ अब करने वाले हैं क्या सर, करंट इज इन कॉइल 1। करंट जो है वो है इस बार कॉइल नंबर 1 के अंदर, करंट है इस दफा कॉइल नंबर 1 के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाएंगे अच्छे से, देखिए शुरू करें कारनामा।
यस सर शुरू करते हैं। तो ये अपने पास है सर पहला वाला कॉइल, यस सर बढ़िया, ठीक है। और कोएक्सियल कॉइल्स बनाने हैं तो अपन ने एक इसके एक्सेस मार दिया ऐसे करके, बहुत बढ़िया सर। अब देखते हुए चलना, ये आएगा दूसरा वाला कॉइल, ये आ गया सर दूसरा वाला कॉइल। लेकिन अब जरा आप समझें, इस बात की पूरी खूबसूरती को समझें, ठीक है। यहाँ पे सर करंट जो है ना, इस दफा करंट सिर्फ ये पहले वाले कॉइल में से ही फ्लो कर रहा है सर। करंट किस में से फ्लो कर रहा है सर? करंट सिर्फ ये पहले वाले कॉइल में से ही फ्लो कर रहा है सर। तो ये जब पहले वाले कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो उसकी वैल्यू अपन क्या मान लेते हैं सर? I1 मान लेते हैं, I1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मान लिया अपन ने? I1। तो पहला वाला कॉइल मतलब क्या सर? येलो वाला कॉइल, ठीक है। तो जब येलो वाले कॉइल में से करंट पास करेगा ना सर, तो उसका जरा मैग्नेटिक फील्ड आप चेक करिएगा, ऐसा बनेगा कुछ इस तरह, ऐसे आ जाती हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा भी सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो ये ऐसे ज़बरदस्त तरह से फ्लो करने वाली है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है ना, कि जो बड़ा वाला कॉइल है ना, ये बड़े वाले कॉइल में से पूरा फील्ड लाइंस पास नहीं कर पा रही है, ठीक है, सिर्फ इतने हिस्से में से पास कर रही हैं। और ये तो एरिया किसका है सर? एरिया है ये फर्स्ट वाले कॉइल का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो नाउ अब जरा ध्यान देना, जब अपन फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? M×I हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? पक्की बात है। अब जो करंट हम पास करवा रहे हैं सर, करंट हम पास करवा रहे हैं इसमें से पहले वाले कॉइल में से, ठीक है। अगर करंट पहले वाले कॉइल में से पास करेगा तो ये यहाँ पर वार्तालाप जो हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है, ये हो रही है सर म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो करंट अगर पहले वाले कॉइल में से पास करेगा तो फिर आप दरअसल फ्लक्स कौन सा लेंगे सर? जो दूसरे वाले के साथ में लिंक्ड है, तो phi2 ले लेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन तो हो चुका है। तो ये किसका हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन सर? दूसरे वाले का। किसके रिस्पेक्ट में सर? पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको लिख दूं मैं, M21 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। M21 का मतलब क्या होता है कि सर दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका? दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ किसका सर? कॉइल 2 का, विथ रिस्पेक्ट टू सर क्या? विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल नंबर 1। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया सर? सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाए इसके अंदर। यस सर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास था फ्लक्स, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज द फर्स्ट नहीं, सेकेंड भी नहीं, ये थर्ड इक्वेशन है, बिकॉज फर्स्ट सेकंड तो वहीं बन चुकी है, स्टार 1 भी वहां बन चुकी है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ऐसा क्लियर हो गया। नाउ अब आते हैं अपन फ्लक्स के दूसरे वाले फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला सर N टाइम्स BA होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला सर N टाइम्स BA होता है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जो फ्लक्स है ना, जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से भाई। इस दफा क्या होने वाला है? करंट था किसमें सर? करंट था पहले वाले कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसकी होगी सर? पहले वाले कॉइल की। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। करंट था पहले वाले कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसकी होगी सर? पहले वाले कॉइल की होगी। तो लिंकेज किसके साथ है सर? लिंकेज है दूसरे वाले कॉइल के साथ, ठीक है। तो जब दूसरे वाले कॉइल के साथ लिंकेज है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेंगे सर? नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे आप दूसरे वाले कॉइल के। भाई जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज लिंक होगा और उतना ही ज्यादा EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया। अब मन तो करता है कि आप एरिया A2 ले लो, लेकिन लेना मत। पता क्यों? पूरे A2 में से करंट पास कर ही नहीं रहा है, पूरे A2 में से करंट पास कर ही नहीं रहा है। करंट जो है ना वो पास कर रहा है ये छोटे वाले एरिया में से, मतलब एरिया मतलब A1 में से करंट पास कर रहा है, पूरे A2 में से करंट पास कर भी नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या सर? एरिया अपन A1 लेंगे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डू नॉट टेक द कंप्लीट एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डू नॉट टेक एरिया A2, एरिया A2 मत लेना, बिकॉज डो नॉट टेक द एरिया A2 बिकॉज द फुल एरिया A2 बिकॉज द फुल एरिया A2 इज नॉट शोइंग एसोसिएशन विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो पूरा एरिया A2 है ना, इस पूरे एरिया A2 में से पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर भी नहीं रही है भाई, पूरे एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर भी नहीं रही है। ये सिर्फ छोटे वाले एरिया मतलब एरिया A1 में से ही पूरी मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएशन है, ठीक है। तो डू नॉट टेक एरिया A2 बिकॉज द फुल एरिया A2 इज नॉट शोइंग एसोसिएशन विथ the magnetic field is not showing association with the magnetic field। ये वाली बात आप लोग को शानदार जानदार तरह से समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यस सर पूरा फंडा क्लियर है। तो अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होता है भाई। phi2
तो अपने पास देख क्या होता है N2 का मतलब क्या होगा सर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे वाले कॉइल में। तो कैसे निकलता है ये सर, ये निकलता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दूसरे वाले कॉइल का। उसके बाद लेंथ कितनी है सर, लेंथ तो अपन को L मान के चलनी पड़ेगी भाई साहब यहाँ पे। तो आप इसकी लेंथ को मान लीजिए कितनी है सर, ये लेंथ है L के बराबर। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। इसका लेंथ अपन ने कितना मान लिया सर, इसका लेंथ अपन ने मान लिया L, ठीक है। चलो भाई करें, फोकस करें, शुरुआत दें इस कहानी को। यस सर, अब अपने पास N2 अपन ने खोल दिया भाई। टोटल जो बड़ा वाला N2 है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, बड़े वाले N2 का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दूसरा वाला कॉइल, ठीक है। लेकिन अगर छोटा वाला N2 है तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ दूसरा वाला कॉइल। तो इसको अपन ने खोल दिया N2 into L में। B1 का मतलब क्या होता है, मुन्नी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो म्यू नॉट N1 और I भी किसका होगा, 1 का होगा। और एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है सर, बेहतरीन तरह से क्लियर है, ठीक है। तो ये अपने पास N2 अपन ने खोल दिया, B1 अपन ने खोल दिया, एरिया अपन ने खोल दिया, ठीक है। तो एक काम करें, इसको बनाते हैं अपन सेकंड इक्वेशन, थर्ड तो बन चुकी ना, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड बन चुकी थी पहले वाले केस में, ठीक है। यहाँ बन रही है थर्ड और फोर्थ। तो नाउ आप एक काम करेंगे, इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है सर। किसको इक्वेट करते हैं सर, इक्वेट करते हैं थर्ड वाली इक्वेशन को किसके साथ सर, फोर्थ वाली इक्वेशन के साथ, ठीक है। जैसे आप थर्ड वाली इक्वेशन को फोर्थ वाली इक्वेशन के साथ में इक्वेट करेंगे तो अपने पास में क्या चीज बनने वाली है, जरा इस बात पे गौर करते हुए चलना। देखो भाई साहब, यहाँ पे I1 से I1 जो है वो तो जाएगा कट, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरी वाली का पहली वाली के रिस्पेक्ट में। तो ये बचेगा सर म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 L, भाई से लिखा ना, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। भाई I1 से I1 तो कट चुका है ना, I1 से I1 तो कट चुका है। इक्वेट करने के बाद ये आएगा अपने पास में फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर। और पहले भी कितना आया था, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जितना म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे वाले का है पहले वाले के रिस्पेक्ट में, उतना ही म्यूचुअल इंडक्शन पहले वाले का भी था दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ठीक है, नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले वाले का दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में और दूसरे वाले का पहले वाले के रिस्पेक्ट में कितना आ गया है सर, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर। यह आ चुका है अपने पास में क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जरा ध्यान देना, तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो ये जनरलाइज्ड मैनर में कुछ हमें दिखाई देगा इस तरह से कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है सर म्यू नॉट N1 N2 L, और ये जो पाई इंटू R1 का स्क्वायर है ना, दिस इज द एरिया ऑफ द इनर सोलेनॉइड, ठीक है। ये जो पाई इंटू R1 का स्क्वायर है ना, दिस इज द एरिया ऑफ द इनर सोलेनॉइड, ठीक है। तो M अपने पास में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले कॉइल का पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे वाले कॉइल का पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लेंथ आ गया है एरिया ऑफ द इनर सोलेनॉइड, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो आ चुका है म्यू नॉट, यहाँ पे N1 हो जाएगा, यहाँ पे N2 हो जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा A और नीचे आ जाएगा सर L, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये चीज़ पूरी क्लियर हो चुकी है, यस सर, ये वाली चीज़ बाकायदा शानदार तरह से क्लियर हो चुकी है। जहाँ पे अपन A को लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सारे टर्म्स एक बार तुम्हें लिख देता हूँ ना यार, ताकि तुम्हें इसमें कभी कन्फ्यूजन आए ही ना, ठीक है। जब ये मैंने N1 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है सर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। या एक काम करता हूँ, उसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं अलग से तुम्हें लिख दूंगा। तो तुम्हारा ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब तुम एक काम करो बेटा, तुम्हें लेना होगा इसका स्क्रीनशॉट, तुम्हें लेना होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट तुम कहाँ पे शुरुआत दोगे भाई, स्क्रीनशॉट लेना तुम यहाँ पे शुरुआत करोगे, ठीक है। तो पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर, ठीक है। ये अपने पास बन गई स्टार इक्वेशन 2, ये बन गया अपने पास में क्या, स्टार इक्वेशन 2। और उसके बाद फिर अपन ने क्या करा, उसके बाद उसको अपन ने करा जनरलाइज, वो करके अपने पास ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब मैं तुम्हारे लिए ना सारे के सारे टर्म जो है ना वो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ज़रा फोकस करते हुए चलना। अगर मैं कभी लिख देता हूँ N1, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। N1 का मतलब क्या हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, ठीक है। अगर हम कभी N2 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, N2 का मतलब हो जाएगा सर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन क्या हो जाएगा सर, कॉइल नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन जब आगे बढ़ेंगे, जब छोटा वाला N1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं छोटा वाला N2 लिखूंगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल नंबर 2 हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो A लिखा था ना, this A was the area of the inner solenoid, ठीक है, this A was the area of the inner solenoid, this A was the area of the inner solenoid, ठीक है भाई साहब। जल्दी से इस शानदार सी चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है, क्लियर हो गया। डेरिवेशंस में जहां जहां पे जो भी टर्म्स यूज किए थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए आपको, ठीक है सर, ओके, डन 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 डन, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम भी पूरा क्लियर था। तो ये था हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई भी आपको परेशानी नहीं लग रही होगी। मैंने हर चीज़ को सुप्रीम तरह से क्लियर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बात ज़बरदस्त तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुँचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी हैं, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपका फीडबैक बहुत जेन्युइन लगेगा तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे लेक्चर को। मुलाकात होगी आपसे इसके अगले वाले वीडियो के अंदर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।